नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बहुत शॉर्ट चैप्टर है लेकिन 5 मार्क्स का चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। लास्ट में इसलिए लेकर आया हूँ, आज देखिए 5-10 मिनट का वीडियो और आज ही पूरा धुआंधार करिए, 5 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम्स में फाइनल करिए। साइंस बुक का चैप्टर नंबर 13 है और एनवायरमेंट। चैप्टर का नाम है और एनवायरमेंट। ये पूरा बेसिक चैप्टर है, ऐसा कोई ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आइडिया से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रैपिड रिवीजन के अंदर सारी चीजें आज देख ही लेते हैं अपन। जैसे मैं बात करता हूँ, फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर दे रखा है इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम का मतलब होता है हमारा एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो बायोटिक फैक्टर होगा और एक एबायोटिक फैक्टर। सर ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक का मतलब लिविंग सब्सटेंस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारा आएंगे बायोटिक फैक्टर में। एबायोटिक में नॉन लिविंग सब्सटेंस, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारे नॉन बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर्स है। और इसी टाइप से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, या फिर ह्यूमंस, एनिमल्स, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, प्लांट्स हो गए, वो सारे क्या आएंगे? बायोटिक फैक्टर्स। तो बेसिकली इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के इंटरैक्शन से बनता है। बायोटिक फैक्टर भी होंगे, एबायोटिक फैक्टर होंगे, और दोनों आपस में इंटरैक्शन करते हैं, उसके लिए बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप्स का होता है दोस्त, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर ने दिया है, जैसे कि हमारा पॉन्ड हो गया, लेक हो गई, इवन में बोलता है एक ड्रॉप, एनसीईआरटी बोलती है पानी की एक बूंद भी इकोसिस्टम है। और बहुत बड़े से बड़ा एक ओशियन जो होता है, महासागर, वो भी क्या है अपने इकोसिस्टम है। कैसे कि पानी की बूंद के अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है, इसलिए वो क्या हो चुका है, एक छोटा से छोटा इकोसिस्टम एक वाटर ड्रॉप ही हो सकता है, और बड़े से बड़ा इकोसिस्टम एक ओशियन, महासागर भी है। ठीक है, इसी टाइप से मैं अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करता हूँ, आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमंस के द्वारा या फिर मैन मेड, मैन के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे कि गार्डन, गार्डन ह्यूमंस खुद बनाता है। एक्वेरियम, जहां मछली वगैरह मछली को रखने का सिस्टम होता है, एक्वेरियम। और इसी टाइप से बोलता हूँ क्रॉप फील्ड, जो खेत वगैरह होता है बेसिकली वो भी ह्यूमंस ने बनाया है। खेत ह्यूमंस ने, मतलब कि जो फसल होगी उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो बने हैं वो बेसिकली ह्यूमंस ने उसको इंटरेक्शंस करवाया। तो ये सारी बात अपन ने करी इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर बात करता हूँ मैं फूड चेन और फूड वेब की। बेसिकली फूड चेन और फूड वेब हम अपने एनवायरनमेंट में देखते रहते हैं, जैसे कि घास को चूहा खा गया, चूहे को बिल्ली खा गई, बिल्ली को कुत्ता खा गया, और कुत्ते को आ गया कोई शेर वगैरह या फिर लोमड़ी या फिर कोई ऐसा कोई बड़ा जानवर जो उससे वो उसको खा गया। तो ये क्या होती है? एक चैन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिकली चैन फूड के लिए है, फूड के हिसाब से चैन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड चैन। लेकिन एनवायरनमेंट में फूड चैन नहीं होती है, एनवायरनमेंट में फूड वेब होता है। सर कैसे? फूड चैन के अंदर तो फिक्स कर रखा अपन है ट्रॉफिक लेवल, कि चूहा घास खाएगा, फिर बिल्ली चूहे को खाएगी, कुत्ता बिल्ली को खाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि चूहे को कोई दूसरा एनिमल भी खा सकता है, बिल्ली को कोई दूसरा एनिमल खा सकता है, जरूरी नहीं है कि चूहा घास ही खाए, इस तरीके से। तो फूड चेन तो रियल लाइफ में होती नहीं है, वो इमेजिनरी होती है, फूड वेब होती है। फूड वेब मतलब एक नेटवर्क, एक बहुत अच्छा नेटवर्क जिसके अंदर कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खा सकता है, वो सारा होगा फूड वेब। तो फूड चेन रियल में नहीं होती, इमेजिनरी होती है। फूड वेब एक्चुअल में एनवायरनमेंट में स्टेबल रहता है। तो नेटवर्क ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बेसिकली जो एक ऐसा नेटवर्क है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एक नेटवर्क है जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। एग्जांपल के लिए देखिए आप लोग, ग्रास, ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने, यानी खरगोश ने खा लिया, खरगोश को खाया फॉक्स, लोमड़ी ने, और लोमड़ी को खा गया शेर। घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया लोमड़ी ने, और लोमड़ी को खाया शेर ने। यानी जो सारा खाने का काम हो रहा है, सारा जो फूड ट्रांसफर का काम हो रहा है, वो इस चैन से है, फिर इस वेब से, और इसलिए इसको फूड वेब बोल दिया। अब यहाँ पर देखना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी, सारी एनर्जी कहां से मिली है? ग्रास से। तो ग्रास ने एनर्जी कहां से ली है? ग्रास ने एनर्जी ली है सनलाइट से। ग्रास ने क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या कर लिया दोस्त? फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस से इसने एनर्जी बनाई है। उस एनर्जी का ट्रांसफर इसमें हुआ है, फिर इसमें हुआ है, और फिर इसमें हुआ। क्या इसने एनर्जी खुद ने बनाई है? इसने प्रोडक्शन किया है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट्स जो होते हैं वो सारे होते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको बोलता है प्रोड्यूसर। इसने क्या किया? कंज्यूम किया। वेरी फर्स्ट टाइम इसने कंज्यूम किया, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसने सेकंड टाइम इससे कंज्यूम किया, यानी बेसिकली इसके हिसाब से सेकंड टाइम कंज्यूम किया, इसलिए इसको बोला सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसके हिसाब से लॉयन ने थर्ड लेवल पर कंज्यूम किया, इसलिए इसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर? टर्सरी कंज्यूमर। कंज्यूमर डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहता है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है। द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। इसी टाइप से आगे हो रहा था डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या करता है? डिकम्पोज करने का काम करता है। कोई भी एनिमल वगैरह मर जाता है
तो उस मरे हुए एनिमल के ऊपर डिकम्पोज करने के लिए छोटे छोटे डिकम्पोजर्स लगते हैं। वो डिकम्पोजर हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लो कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स फिर धीरे धीरे जमीन के अंदर चले जाएंगे और न्यूट्रिएंट साइकिल में वापस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस वो करते हैं। इसके अंदर देखना, जो फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये हर एक सिस्टम जो हर एक जो है यूनिट एक ट्रॉफिक लेवल को बताती है। तो ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट हो गया, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। इस टाइप से बेसिकली T4 तक फूड चेन ज्यादा स्टेबल रहती है, उसके बाद में स्टेबल नहीं रहती है। इसका मतलब है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अपन समझते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से। ये लॉ जो है लिंडमैन के द्वारा दिया गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो ओनली 10% ही जाती है। कितनी जाती है? ओनली 10% जाती है। ये लॉ बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जैसे मान लो कि ये सन है, सन से हमें मिल रही है एनर्जी 1,00,000 जूल। कितनी एनर्जी मिल रही है? 1,00,000 जूल एनर्जी मिल रही है। लेकिन उस एनर्जी का ओनली 1% फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी यूज कर लेंगे। लेकिन उस 1,00,000 जूल एनर्जी का ओनली 1% एनर्जी प्लांट्स प्रोडक्ट करेंगे अपने अंदर, प्रोड्यूस करेंगे अपने अंदर, और ये 1% रखेंगे अपने अंदर। कितनी भाई? 1,00,000 का 1%, तो कितना हो गया? -99% कर दूं मैं यहाँ पर, तो कितना जाएगा? 1000 जूल। 1000 जूल जाएगी किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स को किसने खाया? मान लो कि रेबिट ने खाया, तो प्लांट्स को रेबिट ने खाया। आगे अब कितनी ट्रांसफर होगी? अब आगे 10% ट्रांसफर होगी। 90% उसने खुद के लिए स्टोर, खुद के लिए यूज कर ली, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, खुद ने जो खाना खाया, खुद के मैकेनिज्म के लिए उसने 90% यूटिलाइज कर लिया। 10% आगे फ्लो करवाई, 10% आगे अगले ट्रॉफिक लेवल को सेंड करी उसने। तो कितनी गई? 10%। तो इसका 10% कितना होता है? 100। तो रेबिट को कितनी एनर्जी मिली? 100। अब रेबिट भी 90% खुद यूज कर लेगा और 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को भेजेगा। तो कितनी आएगी इसके पास में? 10%, यानी कि 10 जूल। और ये भी 90% खुद यूज करेगा, 10% आगे वाले को सेंड करेगा। तो इसके पास कितनी आई? 1 जूल। यानी आप लोग खुद बताओ, सन से तो बहुत ज्यादा आई थी एनर्जी, 1,00,000 जूल आई थी, लेकिन प्रोड्यूसर को मिली 1000 जूल। तो प्रोड्यूसर से लेकर लोयन तक देखो एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसी तरह से बात करता हूं कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेंगे एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा। ये सारा होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस प्रकार 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। क्या है? कितना शानदार सिस्टम है। अब सर इसमें अगर एग्जाम में सवाल हो जाए कैसे करना होता है? सवाल ऐसा आएगा, देखो अगर आपको सन से इतनी एनर्जी मिली है, बोलेगा T2 लेवल पे कितनी एनर्जी बनेगी, तो आप कर लो पहले, ये T1 ये T2। अब सन से बता रहा है तो देखना, सन से जब आती है तो 2 जीरो हटाओ। अगर आपको ऐसा दे रखा है 1 लाख या फिर 10 लाख से भी दे रखा है, आपको दे रखा है 1 लाख या फिर 10 लाख, तो 2 जीरो हटाओ। सन से जब आती है 2 जीरो हटाओ, उसके बाद में एक एक जीरो कम करते रहो। तो देखो इसमें से मैंने 2 जीरो हटाए तो 1000 बन गया। अब मैं क्या करूंगा? हर ट्रॉफिक लेवल पर एक जीरो कम कर दूंगा। तो इसमें मैंने एक जीरो कम कर दिया, 100 बन गया। फिर एक जीरो कम कर दिया मैंने, 10 बन गया। फिर एक जीरो कम किया मैंने, 1 जूल बन गया। इस प्रकार से अपन इस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ठीक है दोस्त, यहाँ तक कहानी क्लियर है। आगे बात करते हैं अपन, देखिए आगे अपन थोड़ी और बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी पिरामिड की। इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा इस चैप्टर में, वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। बोर्ड एग्जाम आने के फुल ऑफ फुल चांसेस रहेंगे। वीडियो देख लीजिए, हल्का सा दिमाग में आइडिया रख लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा आइडिया रख के आप एग्जाम में चले जाइए। एग्जाम में 5 नंबर आपके पक्के है, क्योंकि चैप्टर 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। आपको एग्जाम में सवाल पूछ ले एनर्जी का पिरामिड बनाइए, तो बिल्कुल से शौक हो गए। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने तो कभी देखा ही नहीं ना, हमने कभी। अरे भाई डरने की जरूरत नहीं है, ये रहा पिरामिड ऑफ एनर्जी। बस एक ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल में 3 लेवल, उस ट्रायंगल में 4 लेवल करने हैं। सेम चीजें लिखनी है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। और अगर ज्यादा एडवांस्ड हो तो साइड में लिख दो ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लोयन, बना दो फूड चेन साथ में। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपसे पूछ ले एनर्जी फ्लो बताना मैं, इसी टाइप से आपको पूछ ले कि एनर्जी फ्लो बताओ मैं, तो वो भी कर सकते हो। ऐसा बना लो, प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। भाई प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने वाले हैं प्लांट्स, उसके बाद में हर्बीवोर्स, बेसिकली प्लांट्स को जो खाएंगे वो सारे क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे, वो सारे शाकाहारी होंगे। फिर उसके बाद में आएगा मांसाहारी और सर्वाहारी। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। तो इस प्रकार से बना लो। अब देख लो, आप लोग खुद समझिए, टॉप कार्निवोर तक जाएंगे तब तक जो एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो आप लोग इस बॉक्स से समझिए, इस बॉक्स का साइज पहले बड़ी थी, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर और छोटी और लास्ट में बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से मैंने सारी बात कर ली। आगे देखिए अगला टॉपिक है ओजोन लेयर। 101% ओजोन लेयर पे सवाल आएगा। देखिए ओजोन लेयर जो होती है, बेसिकली ओजोन लेयर का मोलिकुलर फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है दोस्त? O3। कैसे बनती है? तो ऑक्सीजन जो मोलिक्यूल है डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर,
फिर ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन से अटैच होता है और बन जाता है O3। ठीक है, ये ओजोन की लेयर जो होती है, हार्मफुल जो भी यूवी रेज होती है, हानिकारक जो भी पराबैंगनी विकिरण होती है, हार्मफुल यूवी रेज होती है, उस रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर इस ओजोन लेयर को हटा दें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैंसर टाइप के कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो हमारी बॉडी में स्किन में कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है, हमारी कॉर्निया पूरी खराब हो सकती है, बर्न हो सकती है। जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, कैसी लेयर है दोस्त? प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेज से। ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है दोस्त, अब देखना, बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CFC। ये जो CFC है, ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का काम करता है, ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करता है। तो बेसिकली 1980 के अंदर इस पर रोक लगा दी पूरी। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर के अंदर, और जो भी कूलिंग सब्सटेंस होते हैं, ठंडे करने वाला सब्सटेंस, उनके अंदर ये यूज होता था। 1980 के अंदर इसके यूजेस को कम कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए भाई, ये सारा जो है, क्योंकि इसकी वजह से जो है बहुत सारी ओजोन लेयर डिप्लेट हो चुकी थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी ओजोन लेयर डिप्लेट हो चुकी थी, तो इसको फिर क्या धीरे धीरे इसके यूजेस को कम कर दिया अपन ने। आगे बात करते हैं UNEP, जिन्होंने इस प्रोटेक्शन वाले, जिन्होंने इस ओजोन लेयर पर ध्यान दिया और CFC के लेवल को कम करने की बात कही, उस संस्था का नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्या नाम है उसका? ये नाम है भाई UNEP। एग्जाम में पूछ ले तो फुल फॉर्म लिख के देना आप लोग। आगे बात करते हैं फिर इसी के बारे में, मैनेजिंग ऑफ द गार्बेज। इसी में फिर लगे हाथ थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ये भी, इन पे भी सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इन पे भी सवाल पूछने के आसार बहुत ज्यादा है, तो ये भी सारी चीजें अपन देख ही लेते हैं। मैनेजिंग ऑफ गार्बेज, बेसिकली जो हम कचरा फैलाते हैं हम, हाँ भाई सभी लोग कचरा फैलाते हैं, उस कचरे के निवारण के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था 2014 के अंदर, और उस अभियान के अंदर बहुत सारे राज्यों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना काम बहुत अच्छे से किया उन्होंने, और काफी सफाई की तरफ अपन अग्रसित हुए हैं। तो जो कचरा हम फैलाते हैं, उस कचरे का मैनेजिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें दे रखी है। तो मैनेजिंग के हिसाब से मैं बोलूँ तो दो टाइप के गार्बेज होते हैं। तो गार्बेज की बात करता हूँ, कचरे की बात करता हूँ, दो टाइप्स के होते हैं कचरा, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक बायो नॉन डिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीय, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, दो टाइप्स का होता है भाई, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल। नाम में लिखा बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकली हिसाब से डिग्रेड हो जाते हैं, जो बायोलॉजिकली मेथड से डिग्रेड हो जाते हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो डिग्रेड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल। जैसे एग्जांपल की बात करूं, वेजिटेबल्स हो गई, कुछ अपने फ्रूट्स के छिलके वगैरह हो गए, कुछ कपड़े टाइप के, सूती के कपड़े वगैरह से हो गए, उन कपड़ों को आप जमीन में डाल दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो डिग्रेड हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद अपने आप ही डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बायो नॉन डिग्रेडेबल की बात करूं, तो जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटी पाउडर, DDT, ये सारे क्या करते हैं? पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। बेसिकली डिग्रेड नहीं होते हैं, ये सोल्यूबल भी नहीं होते हैं, जमीन में जैसे वैसे कुछ पड़े रहेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे। प्लास्टिक हो गया, डिग्रेड नहीं होगा, ये सारी चीजें डिग्रेड नहीं होगी और जमीन में वैसे के वैसे पड़ी रहेगी, तो पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिससे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ना कुछ तो नुकसान होते हैं। जैसे DDT का बहुत एक्सेस में यूज किया था। DDT एक इंसेक्टिसाइड, DDT एक पेस्टिसाइड पाउडर है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन उसका फुल फॉर्म होता है। इस पाउडर का उपयोग पेस्टिसाइड के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा किया गया, जिससे जो है बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस भी देखा गया। तो बायोमैग्निफिकेशन, एक लगे हाथ वर्ड बता देता हूं, तो एक वर्ड सामने है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हार्मफुल जो भी सब्सटेंस होते हैं उनकी रेट में इंक्रीज होना, हार्मफुल सब्सटेंस के अमाउंट में इंक्रीज होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये हमारा जो है आवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। मैंने आपको जो जो चीजें बताई है उन्हीं चीजों में से 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपका क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में इतनी बातें करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।